अवयव। अवयव अवयव यानी कि जो खर्च ना हो या फिर जिनमें कोई बदलाव नहीं हो, वे जैसे थे वैसे ही रहे पूरे वाक्य में, ऐसे शब्द अवयव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सदैव एक जैसे ही रहते हैं, उन्हें अवयव कहते हैं। काल काल यानी कि समय, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान का। वचन यानी एक वचन या बहुवचन। लिंग यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अगर एक काल, वचन और लिंग अगर बदल भी जाए, फिर भी जिन शब्द में परिवर्तन इनके अनुसार नहीं होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। जैसे वह बाहर खेल रहा है, इसमें वह एक लड़का है तो वह पुल्लिंग हुआ। एक लिंग वह बाहर खेल रहा है तो एक वचन है, ठीक है। तो वह बाहर खेल रहा है, इसमें बाहर शब्द है वो एक अवयव है। जो अगर लिंग बदल भी जाए, वचन बदल भी जाए, या फिर ये जो काल है, का ये काल कौन सा है? रहा है, वर्तमान काल है। अगर काल, लिंग और वचन बदल भी जाए, फिर भी ये बाहर बाहर रहेगा। इन सब में ये सब बदल जाएंगे पर ये नहीं बदलेगा, तो ये एक अवयव है। जैसे वे बाहर खेल रहे, यहाँ पर एक वचन था, वह एक लड़का था, अब वे, अब एक से अधिक हो गए तो वचन बदला, तो वह था वह बदल गया, वह किस में बदल गया? वे में, यानी कि ये बदला, वे में बदला गया। खेल रहा है, ये भी नहीं बदला, ठीक है, और ये भी बाहर नहीं बदला। जो बदल गया वो अवयव नहीं होता है, जो नहीं बदलता वो अवयव होता है। अब बाहर इधर भी है, खेल रहा है इधर भी है, पर यहाँ पर क्या है? खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ खेल रहा था, यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ पर रहे है, रहा है वचन के बदलने से बदल गया, पर बाहर अभी तक नहीं बदला। वह बाहर खेल रही है, वह एक लड़की को मान लिया जाए तो वह वे का वापस वह बदल गया, बाहर नहीं बदला। खेल रही है, खेल रहे हैं, खेल रही है, तो ये बदल गया वापस। अब काल, अब समय पर, वह बाहर खेलता था, अब खेल रही थी, यहाँ पर खेल रही है, यहाँ पर खेलता था, यानी कि ये खेल रही है और ये था में बदल गया। यानी कि काल के या वचन के या लिंग के प्रयोग पर जो बदल जाता है वे अवयव नहीं होते, और जो नहीं बदलता वो अवयव कहलाते। ऐसे शब्द अवयव कहलाते हैं। जो अगर लड़का आए या लड़की आए, एक वचन आए या बहुवचन आए, भूतकाल आए, वर्तमान काल या भविष्य काल आए, वे नहीं बदलते हैं, वे अवयव कहलाते हैं। इसमें बाहर एक अवयव शब्द है। इस अवयव शब्द को अविकारी भी कहते हैं। जो नहीं बदलता वो अविकारी, और जो बदल जाता है वह विकारी कहलाते हैं। तो ये बदल गए तो ये सारे क्या है? विकारी है। ये सारे विकारी या व्यय, और ये अव्यय या अविकारी। ये विकारी, क्योंकि ये बदल रहे तो ये विकारी। तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये तीनों विकारी शब्द है जो बदल जाती है। जैसे ये क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम अगर लड़का आया तो वह, लड़के आई तो वह, लेकिन अगर वचन बदल गया, जैसे कि बहुत बहुत लोगों के लिए अगर प्रयोग करना हो, तब वह किस में बदल जाता है? वे में। तो वह बदलता है वचन के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर या फिर कारक के काल के आधार पर। तो जो शब्द बदल जाते हैं उन्हें विकारी, और जो नहीं बदलते उन्हें अविकारी कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा जैसे आँख, आँख एक संज्ञा। अब इसका बहुवचन क्या होगा? आँखें। तो आँख बदल गया, आँखें में वचन के आधार पर बदल गया, तो जो बदल जाता है वह विकारी। तो संज्ञा विकारी है। सर्वनाम भी वह का वे हो जाता है, ये भी बदलता है, तो ये भी विकारी है। क्रिया, खेलता है, लड़के के लिए खेलता है, पर लड़की के लिए क्या है? खेलती है, यानी खेलता है, खेलती है, ये भी लिंग के आधार पर बदल जाते हैं। जो बदल जाते हैं उन्हें विकारी, और जो कभी नहीं बदलते, चाहे लड़का आए, लड़की आए, एक वचन आए, बहुवचन आए, कोई भी काल आए, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें एक वह शब्द है, एक सप्ताह है, एक बाद है और एक आया है। आया क्या है? क्रिया है। वह एक सर्वनाम है, और एक सप्ताह एक काल है, तो वह एक लड़का होगा तो वह आएगा। अब एक सप्ताह की जगह हमने 2 सप्ताह कर दिया, तो एक सप्ताह 2 सप्ताह में बदल गया, यानी कि यह भी
अव्ययी, ये भी विकारी शब्द है, जो बदल जाता है, ये भी बदल गया। ठीक है, बाद आया, अभी तक कुछ नहीं बदला। अगर इसी वह को बहुवचन में बदल दें तो ये वह वे में बदल जाता है, तो ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। और वे आने से यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर क्या आया, आए, क्योंकि वे दो सप्ताह बाद आए, आया का आय में, तो ये सारे बदल गए। नहीं बदला तो बस एक शब्द है, वो है बाद। तो इसमें ये बाद शब्द है, ये एक अव्यय शब्द है, अव्यय या फिर अविकारी। जो वचन बदले, काल बदले या फिर लिंग बदले, वो नहीं बदलता है। तो ये थे अवयव किसे कहते हैं उसे। अब है इसके 5 भेद है। पहला है निपात, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है क्रिया विशेषण बोधक, दूसरा है संबंध बोधक या संबंध सूचक। समुच्चय बोधक के 2 और है, इसको छोड़। सबसे पहले है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो, हर्ष हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, आश्चर्य हो या प्रशंसा हो या घृणा आदि भाव हो, वे सारे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इनकी पहचान एक ये भी है कि इनके साथ एक ऐसा चिन्ह आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, हाय वह मर गया, अरे तुम कब आए। तो हर्ष हो यानी खुशी हो कि सुंदर दृश्य को देख खुशी हो, या फिर शोक हो, या फिर एकदम आश्चर्य हो जाए। अगर ऐसे कोई शब्द आए जो इन तीनों को बताए तो उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव। अब चाहे लड़का आए लड़की आए, एक वचन आए दो वचन आए, ये आहा तो आहा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला था विस्मयादि बोधक, इनको अगर पहचान ना हो तो इनके साथ हमेशा ये लिखा हुआ होता है। दूसरा है निपात। दूसरा है निपात। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ तो होता नहीं, लेकिन वह किसी शब्द के साथ लगते हैं और उन पर जोर देते हैं, उन शब्द पर जोर देने के लिए उन शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे मालिनी ही इसे उठाकर रखेगी, इसमें मालिनी पर ये ही शब्द है, ये इस पर जोर दे रहा है कि मालिनी ही इसे उठाकर रखेगी। तो ये ही शब्द क्या कर रहा है, इस शब्द पर जोर दे रहा है। इस ही का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये शब्द क्या कर रहा है, इस मालिनी शब्द पर जोर दे रहा है कि मालिनी ही इसे उठाकर रखेगी। तो जो शब्द किसी शब्द पर जोर दे और जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे केवल साथ में लगते हैं, उनका अर्थ नहीं होता है, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे राधिका ने तो फोन तक नहीं किया, तो इसमें जो तो शब्द है ये किसकी ओर कर रहा है, राधिका की ओर। तो राधिका ने तो फोन तक नहीं किया, तो ये इस पर बल दे रहा है। तो ये तो शब्द, ये ही शब्द, ये सारे निपात शब्द है। जैसे भी, मनोज भी साथ चलेगा, तो ये भी शब्द क्या कर रहा है, इस मनोज पर जोर दे रहा है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे भर ही, मैं तो उसका नाम भर ही जानता हूँ, तो ये इस पर बल दे रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता नहीं, लेकिन इनका प्रयोग किसी पर जोर देने के लिए होता है, उन्हें निपात शब्द कहते हैं। तो निपात अवयव ये वाले, ही, तो, भी, भर ही, ये सारे निपात शब्द है। अब है तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ा। समुच्चय बोधक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी जोड़े को, यानी कि दो चीज़ों को या तो जोड़ते हैं या फिर अलग करते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़े या फिर दो शब्दों को अलग करें, इनको जो अलग करने और जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वे समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें आते हैं और, तथा, यद्यपि, या, ठीक है, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे माता और पिता, माता पिता दो शब्द है, इनको जोड़ रहा कौन सा शब्द है, और। तो ऐसे शब्द, ऐसा शब्द जो कि इन दो शब्दों को जोड़े या फिर अलग करे, इनमें जोड़ने का काम कर रहा है, तो जो जोड़ने का काम करे या फिर अलग करने का काम करे, वो कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे माता
और पीता, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कौन कौन सा काम करता है? और। अब यहाँ पर है संतरा या आम पसंद है, तो इसमें संतरा और आम को ये जो यह शब्द है ये अलग करा है, या तो संतरा या आम क्या पसंद है, तो ये यह शब्द और शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, और यह शब्द अलग करने का काम है। तो जो शब्द दो शब्दों को जोड़ने या दो शब्दों को अलग करने का काम करते हैं, उन शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो और है, अगर यहाँ पर बहुवचन होता है, यहाँ पर भी बहुवचन तब भी और ही होता है, कोई भी लिंग आएगी तब भी और ही होएगा, एक वचन आएगा तब भी और ही आएगा, कोई भी काल आएगा जैसे रही है रहा हो तब भी और ही आएगा, तो ये शब्द नहीं बदलते, और जो नहीं बदलते वो अवयव कहलाते हैं, इसलिए दोनों ये अवयव है। तथा यद्यपि ये सारे अवयव है। अब समुच्चय बोधक के दो प्रभेद है। समुच्चय बोधक के पहला जो भाग जो भेद है वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण का मतलब इसका अर्थ होता है कि समान शब्द, यानी कि माता और पिता दोनों समान शब्द है, रात और दिन ये भी समान चीज़ है। तो जब दो समान शब्दों को जोड़े या फिर अलग करे तब समानाधिकरण आता है। दो शब्द यानी कि अगर उन दोनों को अलग अलग लिख भी देंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि पहला वाक्य क्या कह रहा है और दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, दोनों अर्थ पूर्ण होते हैं। ऐसे में समानाधिकरण समुच्चय बोधक आता है। जैसे हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति, तो सभ्यता और संस्कृति एक समान शब्द है। तो दो ऐसे शब्द जिन दोनों का प्रभाव एक समान रहता है और जो दोनों स्वतंत्र होते हैं या फिर जिनको अलग करने पर उनका भाव हमें स्पष्ट हो जाता है, उन्हें अलग या जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण कहते हैं। जैसे वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, इसमें वह गरीब है बात पूरी हो गई, हमें समझ आ गया कि वह गरीब है, ठीक है। अब इसके सामने वह लगा दिया क्योंकि इसी की बात हो रही है, तो वह ईमानदार है, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ हमें पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द जो समान होते हैं, ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो समान होते हैं, उन दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। इसके उल्टा ऐसे वाक्य जिनमें एक जो वाक्य होता है वो तो प्रमुख होता है, यानी कि मेन होता है, और दूसरा उस पर निर्भर करता है, यानी कि अगर उन दोनों को अलग कर लिया जाए तो एक के बारे में तो हमें पता चल जाएगा पर दूसरे के बारे में हमें पता नहीं चलता है। जैसे एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, यानी कि एक वाक्य जब कोई दूसरी बात आएगी तब हमें पक्का पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, यानी कि दो बातें होगी तभी हमें पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। आधी अधूरी बात पर हमें अर्थ पता नहीं चलता है, यहाँ पर हमें आधी अधूरी बात पर भी पता चलता है। जैसे वह गरीब है हम समझ गए, वह ईमानदार है हम समझ गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि जब तक दोनों वाक्य नहीं आएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जैसे मैं कल नहीं आया, ठीक है, मैं कल नहीं आया। अब ये बात हमें समझ तो आई पर इसका कारण हमारे पास नहीं है क्योंकि मैं बीमार था। मैं कल नहीं आया, एक वाक्य तो ये हो गया, मैं बीमार था, मैं कल नहीं आया। अब ये जब ये बोलेगा कि मैं बीमार था तब हमें पता चलेगा कि ये कल क्यों नहीं आया। या फिर इसमें ऐसा होता है कि दोनों वाक्य में से एक वाक्य उसका परिणाम होता है, यानी कि जैसे मैं कल नहीं आया इसका कारण क्या था, या फिर इसमें एक वाक्य कारण होता है और एक उसका उद्देश्य होता है। जैसे मैं कल नहीं आया इसका कारण क्या है, इसका कारण हमेशा दूसरे वाक्य में हमें पता चलता है, क्योंकि मैं बीमार था इसका कारण क्या था ये। यद्यपि मैंने कोशिश की, ठीक है, यद्यपि मैंने कोशिश की पर इसका फल क्या हुआ, इसका फल ढक्कन नहीं खुला। यानी कि व्याधिकरण में दो वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में छिपा होता है, या फिर एक वाक्य का फल या परिणाम, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका फल क्या रहा, वो दूसरे वाक्य में पता चलता है। जैसे
उसने कोशिश की, ये उसकी क्रिया हो गई, उसने पूरी कोशिश की, उसका फल उसे क्या मिला कि ढक्कन फिर भी नहीं खुला। ठीक है, तो इसका इसका फल इसमें दिखा, इसका कारण हमें इसमें दिखा। तो जब दोनों में से किसी एक में कारण हो या दोनों में से किसी एक में फल हो, तब जिन शब्दों को अलग या करने या जोड़ने का कार्य काम करते हैं उन्हें या व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। इसमें क्योंकि, तथापि ऐसे शब्द आते हैं। यद्यपि, परंतु, क्योंकि, तथापि ऐसे शब्द आते हैं। जबकि सामान्यीकरण में सामान्यतः और तथा या फिर या, लेकिन ये सारे शब्द आते हैं। अगर इन चारों शब्दों के अलावा अगर कोई भी शब्द आ रहा है तो वो इसमें आएगा। अगर इन चार शब्दों को याद कर लिया जाए कि और, तथा, या, लेकिन, अगर इन चारों शब्दों के अलावा कोई भी ऐसा शब्द आए और हमें पता हो कि इसमें वाक्य जुड़ रहा है या फिर अलग हो रहा है, तो अगर ये चारों शब्द हो तो वो सामान्यीकरण, वो व्याधिकरण का उदाहरण होगा। यानी कि किसी वाक्य को देखकर हमें पता तो चल रहा है कि ये वाक्य अलग हो रहा है या फिर जुड़ रहा है, पर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये सामान्यीकरण समुच्चय बोधक है या व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। तब हमें इन चारों शब्दों को देखना है। अगर इन चारों में से कोई नहीं है तब वो व्याधिकरण का उदाहरण होगा। तो सामान्यीकरण में दो समान शब्दों को जोड़ता, जैसे सभ्यता और संस्कृति। हमें अपनी सभ्यता पर गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। वह आया, मैं गया, वह आया, मैं गया। सूरज उगा और अंधेरा भागा, सूरज उगेगा तो अंधेरा भागेगा। तो जिसमें और शब्द और या फिर लेकिन या तथा या ऐसे शब्द आए तो सामान्यीकरण। इसके अलावा अगर कोई भी शब्द आए जो वाक्य को जोड़ने या फिर अलग करने का काम करता है तो वह व्याधिकरण कहलाती है। तो ये था तीसरा। अब इसके बाद है चौथा क्रिया विशेषण और पांचवा है संबंध बोधक या फिर संबंध सूचक। संबंध बोधक या संबंध सूचक अवयव। क्रिया विशेषण में केवल क्रिया पर ही जोर दिया जाता है, लेकिन संबंध बोधक में क्रिया की विशेषता बताते हुए उसका जो संबंध है वह कर्ता के साथ भी दिखाया जाता है। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, इसका उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, गीता अभी आई है, सीता ऊपर बैठी है। संबंध बोधक का, वह छत के ऊपर खड़ा है, वह घर के बाहर खड़ा है। अगर इनके उदाहरण हैं और उदाहरण को अगर पहचानना है कि ये क्रिया विशेषण है या फिर संबंध बोधक अवयव है, तो इनका एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे कैसे, कब, कहाँ और कितना। अगर इन चारों शब्दों को लगा पर अगर हमें उत्तर मिल रहा है तब तो वो क्रिया विशेषण होगा। या फिर किसके या किससे लगाने पर अगर उत्तर मिल रहा है, अगर किससे या फिर किसके उत्तर लगाने पर हमें उत्तर मिल रहा है तो वह संबंध बोधक अवयव होगा। जैसे वह छत के ऊपर खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर के है तो किसके, के होगा तो किसके, और से होगा तो किससे। तो यहाँ पर के है तो यहाँ पर लगाएंगे हम किसके, तो इसके किसके, तो वह छत के ऊपर खड़ा है, वह किसके ऊपर खड़ा है, वह किसके ऊपर खड़ा है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा छत के। ठीक है, तो किसके का उत्तर हमें मिल रहा है छत के, तो किसके या फिर किसके, किससे अगर इनका उत्तर मिले तब वह संबंध बोधक होगा। तो किसके उत्तर लगाने पर हमें उत्तर मिल रहा है, इसकी जगह पर अगर ये लगाए, जैसे वह कैसे ऊपर खड़ा है, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। वह कब के ऊपर खड़ा है, तो इसका उत्तर भी हमें नहीं लगेगा। वह कहाँ के ऊपर खड़ा है, इसका उत्तर भी हमें नहीं लगेगा। वह कितना ऊपर खड़ा है, इसका उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन वह किसके ऊपर खड़ा है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा छत। तो किसके और किसके और किससे लगाने पर अगर उत्तर मिले तो वह संबंध बोधक, अगर ये लगाने पर उत्तर मिले तो वह क्रिया विशेषण। जैसे वह गीता कैसे आई, इसका उत्तर नहीं मिला, पर गीता इसका कब लगाए, तो गीता कब आई, इसका उत्तर हमें लगाने पर मिल रहा है, तो यह एक क्रिया विशेषण है।
ठीक है। इन चारों में से कोई एक लगाने पर अगर उत्तर मिले तब क्रिया विशेषण, और किससे किसके ये लगाने पर उत्तर मिले तब संबंध बोधक। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिणाम वाचक। इन क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। जैसे गीता अभी आई, अभी आई, अभी किसको किसको दर्शा रहा है? अभी आई, अभी आई यानी कि यह एक समय को दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। तो जो शब्द समय को दर्शाए या समय के बारे में बताए वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगी। ठीक है, तो अभी यह है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगी। सीता ऊपर बैठी है, ऊपर बैठी है, तो ऊपर बैठना उस वो एक जगह को दर्शा रहा है कि उस जगह पर बैठी है, उस जगह ऊपर है। तो जो स्थान को बताए, जगह को बताए, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है उतना खाओ जितना पचा सको। तो उतना खाओ कितना? उतना खाओ जितना पचा सको। तो उतना खाओ कितना? तो कितना क्या होती है? मात्रा, कि उस मात्रा तक खाओ जिस मात्रा तक तुम पचा सको। तो जिसमें मात्रा संबंधित शब्द आए जो मात्रा को बताए, उतना खाओ, उतना दौड़ो जितना तुम दौड़ सकते हो। तो उतना शब्द क्या है? मात्रा को बता रहा है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतने सफल होगे। तो जितनी, ये क्या बता रही है? उस मेहनत की मात्रा बता रही है कि उतनी मेहनत करोगे तब तुम सफल होगे। तो उतना शब्द, जितना शब्द, ये सारे शब्द हैं, ये क्या बताते हैं? परिमाण को दिखाते हैं, मात्रा को बताते हैं। परिमाण यानी कि मात्रा। तो जो शब्द मात्रा को बताए तो वह परिणामवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्रिया विशेषण है तो वह होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तब पहले तो ये देखना कि वह संबंध बोधक है या फिर क्रिया विशेषण है। अगर वह क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण में भी हमें पता करना हो कि कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है या परिणामवाचक है, तब बस इतना करो कि उसकी जगह पर कैसे लगाओ। तो मोहिनी मधुर गाती है, मोहिनी कैसे गाती है? यहाँ पर कौन सा शब्द फिट बैठेगा? कैसे। यहाँ पर कब शब्द फिट नहीं बैठेगा, यहाँ पर कहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ पर कितना भी नहीं बैठेगा। यहाँ पर कौन सा शब्द बैठेगा? कैसे। तो मोहिनी कैसे गाती है? मोहिनी मधुर गाती है। यानी कि जब कैसे का उत्तर मिलता है, यानी कि कैसे लगाने पर उत्तर मिलता है, तो हमेशा वह क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। यानी कि अगर हमें क्रिया विशेषण में भी अगर कैसे लगाने पर उत्तर मिल रहा है, तब वह पूरी क्रिया कौन सी क्रिया हुई? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। ठीक है, अगर कब लगाने पर हमें उत्तर मिले, कब लगाने पर, तो गीता अभी आई, गीता कब आई, तो कब हमेशा किसको बता रहा है? समय को। तो ये हमेशा कालवाचक होगी। काल का मतलब होता है समय। तो कब लगाने का उत्तर मिले तब वह कालवाचक होगी। कहाँ लगाने पर अगर है, कहाँ हमेशा किसको दिखाता है? स्थान को। तुम कहाँ हो? मैं उस स्थान पर हूँ। तो कहाँ हमेशा किसको दिखाता है? स्थान को दिखाता। तो स्थान को दिखाए तब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और कितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, तो कितना किसको बताता है? हमेशा मात्रा को बताता है। कितनी मात्रा? थोड़ी मात्रा। कितना? बहुत ज़्यादा। कितना? कम। तो कितना हमेशा किसको दिखाता है? मात्रा को। तो मात्रा दिखाए तब परिणामवाचक। यानी कि इन चार शब्द जिस शब्द पर फिर बैठेंगे वहाँ पर वो क्रिया विशेषण होगी। जैसे कितना लगाने पर मात्रा, तो परिणामवाचक। कहाँ लगाने पर? स्थान, तो स्थानवाचक। कैसे लगाने, कब लगाने पर? समय, तो समयवाचक यानी कालवाचक। तो ऐसे इनको पहचाना जाता है। तो कैसे, कब, कहाँ और कितना आए तो क्रिया विशेषण, और किससे या किससे आए तब संबंध बोधक अवयव होगा। अगर क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में सबसे पहले अगर किसको लगाए, किसके लगाए या किससे लगाए, या कैसे, कब, कहाँ, कितना, अगर कोई वाक्य दिख रहा है तब ये वाला पहले लगाया जाए या ये वाला लगाया जाए। सबसे पहले देखना ये है कि उस वाक्य में के या फिर से कोई शब्द है, के या फिर से है, यहाँ पर के है। ठीक है, अगर वो ऐसा शब्द होता जिसमें से होता, तो अगर किसी वाक्य में के शब्द दिखे या फिर से शब्द दिखे, जैसे उसे घर से निकाला, तो इसमें से शब्द है,
इसमें के शब्द है। अगर किसी वाक्य में के शब्द और से शब्द हो तो सबसे पहले संबंध बोधक के जो सूचक होते हैं जिसमें किसके या किससे होते हैं इनको लगाना चाहिए। सबसे पहले इनको नहीं लगाना है क्योंकि किसी जगह पर ये वाले फिट बैठ जाते हैं। इसलिए के और से शब्द हो तो सबसे पहले किसके या किससे इनको लगाओ। अगर ये नहीं है तो फिर इनको लगाओ, अगर ये नहीं है तो फिर इनको लगाओ। पर अगर के और से शब्द दिख जाए तो सबसे पहले इनको लगाना। अगर ये दोनों नहीं लगते हैं फिर इनमें से कोई किसी को लगाना है। जैसे वह छत के ऊपर खड़ा है तो इसका उत्तर तो हमें मिल गया किसके। अगर से है तो यहाँ पर लगाना है किस से, क्योंकि यहाँ पर के तो फिर फिट नहीं बैठेगा। से है तो से, किसके है तो किस के है तो के लगाओ, से है तो से लगाओ। के और से है तो सबसे पहले इनको लगाओ फिर ये वाले शब्द लगाओ। जैसे मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। कभी कभी क्या होता है कि से और के नहीं होते हैं फिर भी वहाँ संबंध बोधक हो जाता है। जैसे मेरे पास किताब है, यहाँ पर कैसे लगाएंगे तो कैसे पास किताब है इसका उत्तर नहीं आ रहा है। कब पास किताब है इसका उत्तर भी नहीं आ रहा। कहाँ पास किताब है इसका उत्तर भी नहीं आ रहा है। कितना पास किताब है इसका उत्तर नहीं आ रहा है। पर मेरे, अब इसमें से लगाओ किसके पास किताब है तो किसके पास किताब है मेरे, किसका उत्तर आ गया मेरे शब्द आ गया। किससे पास किताब है ये नहीं आ रहा है पर ये किसके आ रहा है तो किसके आ रहा है तो ये संबंध बोधक है। किससे आ रहा है तब भी ये संबंध बोधक है। सबसे पहले देखना ये कि के और से है तो हमेशा संबंध बोधक को जो दिखाते हैं शब्द इनको पहले लगाओ ताकि ये आ जाए। तो क्रिया विशेषण में ये चारों शब्द लगाने पर उत्तर आता है और इन्हें लगाने पर किससे और किसमें संबंध बोधक आता है। तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में इन शब्दों से पता चल जाता है। और विस्मयादि बोधक में इससे पता चल जाता है, यानी कि 3 तो इजी है, ठीक है। और निपात में ऐसे शब्द आते हैं जिनका कोई अर्थ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये थे। कभी कभी अवयव शब्दों को पहचानने के लिए बोल जाता है कि शब्द आए और शब्दों को कैसे बचाएं। जैसे आँख शब्द एक संज्ञा है तो वो अवयव तो होगा ही नहीं क्योंकि संज्ञा तो बदलती है। कैसे आँख है एक वचन है तो आँख है, बहुवचन होगा तो आँखें, यानी कि ये बदल गया, ठीक है। डाकू है तो डाकू, अगर समूह आ गया तो डाकू ओ हो गया तो ये भी बदल गया। विद्रोह है, ठीक है, विद्रोह है पुरुष के लिए विद्रोह, अगर बहुत से लोग करें तो विद्रोही, ठीक है। तो विद्रोही तो ये भी बदल रहा है। क्योंकि अगर कुछ भी लगा लो तब भी नहीं बदलेगा। वह आया क्योंकि वह गया, वह आई क्योंकि वह गई, पर वह वही ये सारे बदल रहे, पर क्योंकि ना स्त्री के आने से बदल रहा है ना पुरुष के आने से। तो ऐसे शब्द अवयव कहलाते हैं, इनको ऐसे देखा जाता है, ठीक है। तो अवयव शब्दों को ऐसे पहचाना जाता है लगाकर।